नमस्कार, मार्केटनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और सावन का तीसरा सोमवार फिलहाल आज बीत गया और भारतीय बाजारों के लिए एक ठीक-ठाक सा दिन था। मतलब ना कोई बहुत अच्छा, ना कोई बहुत बुरा। ओकेश-ओकेश डे था। ट्रम्प साहब दोबारा शुरू हो रहे हैं धीरे-धीरे। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ओमान अगर बीच में आएगा तो उसपे कार्रवाई होगी और वो सब फिर शुरू हो गया धीरे-धीरे और क्रूड के अंदर भी हल्की हलचल शुरू हुई है। देखते हैं आगे क्या नया शगुफ़ा आता है उनकी तरफ से। लेकिन फिलहाल के लिए चीनी आज का एक फ्लेवर था और बढ़िया तेज़ी आज पूरे शुगर स्पेस में देखने को मिली, अच्छे मूव आए। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट ले रहा था। नंबर्स के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। कहीं खराब नंबर आए जैसे ज़ैगल, खराब नंबर आए, लोअर सर्किट लगा दिया। जो अच्छे नंबर आए उनको रिवॉर्ड भी कर रहा है। अच्छे नंबर्स के ऊपर रिवॉर्ड है और खराब नंबर के ऊपर सज़ा है। ये बाज़ार का नियम जो चल रहा था वो अभी भी चल ही रहा है। एंड लाइकवाइज़ मार्केट है स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। शुरुआत करता हूँ आंकड़ों के साथ और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों के लिए लाया हूँ। अगर आप लोग के पास थोड़ा समय हो तो सुनिएगा। बहुत अच्छा डेटा है और आप लोगों को मज़ा आएगा सुनने में। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले सेंसेक्स करीब-करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। रुपया 95-62 के आसपास चल रहा है, नहीं 96 के आसपास चल रहा है। थोड़ी-सी कमज़ोरी रुपए के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब-करीब 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। ये कुछ मिला-जुला सा ही कामकाज था। बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं था। मिड कैप, स्मॉल कैप हरे में और फ्रंटल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन में 1436 शेयर तेजी में थे और 1660 शेयर मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने एक शेयर जो कि मंदी में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। 50-50 का रेशियो मान सकते हैं। ये शुक्रवार को एफआईसी कैश की खरीदारी थी 508 करोड़ रुपए की, डीआईएस की 356 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी थी। एफआईएस की फ्यूचर में 1490 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी और ऑप्शन में 5056 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े जो कि फ्यूचर में मतलब कैश मार्केट में या फ्यूचर मार्केट में देखने को मिले बीते सत्र में। आज के आंकड़े थोड़ी देर में आ जाएंगे। इप्का लैब आज टॉप गेनर के तौर पर रहा, 9% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। हिंदुस्तान कॉपर 8.5% ऊपर रहा। पीटीसी इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद 8% ऊपर रहा और 20,000 के पार ये शेयर पहली बार पहुंचा और 30,000 करोड़ की मार्केट कैप्स ने पार करी। तो एक अच्छी तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। जीपीआईएल गोदावरी पावर करीब 6.5% ऊपर। आइनॉक्स विंड इकलौता रिन्यूएबल का शेयर जो कि आउट परफॉर्म कर रहा था, 6% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। टूटने वालों में श्नाइडर नंबर्स का इंपैक्ट 12% नीचे। बेल राइज 8% नीचे नंबर्स के बाद। एनएमडीसी नंबर्स के बाद 6% नीचे। सीपी प्लस खराब नंबर के बाद 5% नीचे और जेएंडके बैंक 5% नीचे। ये टॉप लूजर थे, जिनमें टॉप 4 जो है वो नंबर्स का ही इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा अब बीएससी आज एक डाउनग्रेड आया जेफरीज का, उसके बाद 3.5% नीचे यहां पर आता बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रॉल्स रॉयस के साथ एक करार किया, 0.5% ऊपर रहा। हिंदुस्तान कॉपर 8.5% ऊपर। लेंसकार्ट फ्लैट टू नेगेटिव और इप्का लैब 8.5% ऊपर। ये आज के मोस्ट एक्टिव शेयरों में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। आज साल के हाई बनाने वालों में इप्का लैब 8.5% ऊपर, पीटीसी 8% ऊपर, केईआई इंडस्ट्रीज करीब 3% ऊपर। एक बढ़िया तेजी, जोरदार तेजी में शेयर कामकाज कर रहा है। न्यूलैंड लैब 1.5% ऊपर और अजंता फार्मा करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये आज के 52 वीक्स हाई बनाने वाले शेयर हैं। आज साल के लो बनाने वालों में आईटीसी 273 रुपया, केईसी 1% नीचे, आईआरबी 0.5% नीचे, डाबर फ्लैट टू पॉजिटिव और आदित्य बिरला लाइफस्टाइल करीब 1.5% ऊपर। ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इस साल के नए लो बनाने वाले शेयरों में इनका नाम शुमार था। वॉल्यूम बाजार में फिजिक्स वाला नंबर्स के बाद 2.5% ऊपर, लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई। इप्का लैब 8.5% ऊपर, पीटीसी 8% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल 6% ऊपर, श्नाइडर नंबर्स के बाद 11-12% नीचे। ये सारे वो नाम जो कि वॉल्यूम बेस्ड बजर आज बनते हुए दिखाई पड़े, जिनमें तेजी या मंदी वॉल्यूम के साथ हो रही थी। आज स्मॉल कैप सीरीज के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक में डालमिया भारत, ये शुगर का नाम जो हमने इकलौते यानी 2 नाम शामिल किए हैं, उसमें से एक नाम ये है डालमिया भारत। 9% ऊपर आज ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। कई दिनों से कई शुगर कंपनियों की बात हो रही थी, इसमें उगार, द्वारकेश, शक्ति, राणा, ईआईडी पैरी एंड डालमिया भारत।
बलरामपुर, ये 8-9 नाम लिए जा रहा था मैं कि शुगर नो ब्रेनर लग रहा है सेक्टर वाइज, आज दिखा दिया इसने तेजी के 8% ऊपर बंद हुआ। मिसेस बेक्टर 255 रुपया, करीब 7% की अच्छी तेजी यहां रही, और एनआरबी बियरिंग करीब करीब 5.5% ऊपर, यही बंद हुआ। ये 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप सीरीज के स्टॉक्स। वर्स्ट परफॉर्मिंग में शीला फोम 3.5% नीचे, एसएच खेलकर 4.25% नीचे, और भारत सीट करीब करीब 5% या 6% नीचे ही बंद होता दिखाई पड़ा, 238 के जोन में ये बंद हुआ। तो ये 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहे स्मॉल कैप सीरीज के। हाँ, ये रिन्यूएबल, क्योंकि मुझे पता है सवाल आएंगे ही आएंगे, सो ये कुछ आंकड़े आप लोगों के लिए लेकर बैठा हूं। आज ये सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। सो सबसे ज्यादा पहले तो रिन्यूएबल ऊपरी स्तरों से कितना टूटे, ऑल टाइम हाई से। सुजलॉन 90%, हालांकि इसका ऑल टाइम हाई 2007 में बना था। रतन इंडिया पावर 82%, ओरिएंट ग्रीन 80%, आइनॉक्स विंड 71%, वारी रिन्यूएबल 71%, केपीईएल 63%, सोलर वर्ल्ड 60%, केपीआई ग्रीन 60%, ओरियाना पावर 60%, अदानी ग्रीन 56%, एनटीपीसी ग्रीन 40%, आइनॉक्स ग्रीन 32%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 30%, वारी एनर्जी 30%, प्रीमियर एनर्जी 30%। ये सब वो नाम हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आए हुए हैं, और ये सारे के सारे रिन्यूएबल कंपनीज हैं। एक और चीज आपने गौर की होगी, इसमें से एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिनके आईपीओ नए आए हों। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी वो जिसमें आता है क्लीन मैक्स, जिनमें आता है फुजियामा पावर, जिनमें आता है एक्मे सोलर, उनके नाम कहीं नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि अभी उनमें गिरावट आई नहीं है, वो नए आए हैं इसलिए। क्यों? क्या रीजन हो सकता है? पहला तो अर्निंग्स, इस क्वार्टर के अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं थे, किसी के भी आप उठा लो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, इस वजह से एक बड़ा ड्रॉप यहां आता हुआ दिखाई पड़ा है। टू मच सप्लाई ऑफ पेपर, अगर आप उठा के देखोगे तो पिछले कई दिनों में बहुत सारी रिन्यूएबल कंपनियों के आईपीओ आए, जिसकी वजह से शायद बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है, बहुत सप्लाई आ गई है। लो फंड पार्टिसिपेशन, इनमें से ज्यादातर कंपनियों को अगर आप गौर से देखोगे तो इनमें बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जिनमें म्यूचुअल फंड का नाम है। 2-4 को अगर हटा दीजिए तो बहुत कंपनियां तो नहीं है जिनमें म्यूचुअल फंड बहुत एक्टिवली घुसा हुआ है, इसीलिए एक वो भी वजह हो सकती है। सेक्टर का म्यूचुअल फंड लॉन्च मार्च 2024 में रिन्यूएबल का एक फंड लॉन्च हुआ था, और आमतौर पे जब भी कभी म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है किसी एक सेक्टर का, वो उसका टॉप बना देता है। मिसाल के तौर पर डिफेंस, मिसाल के तौर पर पहले हॉस्पिटल्स, इनके फंड जब जब लॉन्च हुए इनके टॉप बन गए। ऐसे ही शायद यहां भी हुआ होगा, शायद, कंफर्म नहीं है। और एक गुड रनअप, इनमें से बहुत सारे नाम मल्टी बैगर बन चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओरियाना, ओरिएंट ग्रीन, वारी, केपीएल, केपीआई ग्रीन, ओरियाना पावर, अदानी ग्रीन, वारी एनर्जी, ये सब एक समय पर बहुत बढ़िया मल्टीबैगर बने, इसीलिए शायद आज ठंडे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ये ठंडे कब तक रहेंगे? जब तक इनकी साइकिल वापस रिवर्स नहीं करती तब तक के लिए ठंडे ही रहेंगे। सो बहुत ज्यादा इनमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरी चीज में ना सेकंड नंबर का जो कॉलम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, टू मच सप्लाई ऑफ पेपर। ये एक और सेक्टर में या दो और सेक्टर में हुआ है। जरा आंकड़े आपके सामने रखता हूं, गौर से देखिएगा। हॉस्पिटल 2021 से लेके 2026 के बीच में, यानी बीते 5 सालों में हॉस्पिटल स्पेस में टोटल 10 आईपीओ आए। ठीक, 2007 से लेके 2017 10 सालों में सिर्फ 4 आईपीओ आए थे हॉस्पिटल के। ठीक, सो पीछे 5 सालों में 10 आईपीओ, और उससे पहले 10 सालों में सिर्फ 4 आईपीओ ये आए थे हॉस्पिटल में। इसका मतलब हॉस्पिटल में एकाएक सप्लाई आते हुए दिखाई पड़ रही है पेपर की। सो इसीलिए शायद हॉस्पिटल भी अभी शांत होकर बैठा है, क्योंकि यहां पर भी अच्छी सप्लाई बाजार में दिख रही है। ज्वेलरी 2021 से लेके 26 के बीच में 11 आईपीओ आए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 7 आईपीओ तो पिछले एक साल के अंदर ही आते हुए दिखाई पड़े हैं, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन 2021 से लेकर 2026 के बीच में 11 आईपीओ, और 2007 से लेकर 2012 के बीच में सिर्फ 5 आईपीओ, यानी कि 5 सालों में 5 आईपीओ, और यहां 5 सालों में 11 आईपीओ आते हुए दिखाई पड़े हैं ज्वेलरी में। ऐसा क्या हो रहा है हॉस्पिटल में और ज्वेलरी में कि सबको आईपीओ लेके आना है? हाल में ही शंकेश ज्वेलर आईपीओ आने वाला है, 2-4 दिन में खुल जाएगा। ललिता ज्वेलरी आज ही आईपीओ खुला है, 12,000 करोड़ की मार्केट कैप। अद्वित ज्वेल 829 करोड़ की मार्केट कैप। पीएनजी रेवा 1830 करोड़ की, शांति गोल्ड 2036 करोड़ की, ब्लू स्टोन 13,000 करोड़ की, और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र 2200 करोड़ की। ये करीब करीब 7 आईपीओ तो बीते एक साल के अंदर ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इस तरह की हैवी सप्लाई ज्वेलरी में आ रही है। सो जो हाल कहीं रिन्यूएबल में हुआ है, वही हाल कहीं ज्वेलरी और हॉस्पिटल में गोइंग फॉरवर्ड ना होता हुआ दिखाई पड़े। देखकर
संभल कर, सतर्क रहकर निवेश करिएगा। ये कुछ आंकड़े अच्छे लगे थे, पढ़ा था तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग खुद इसके ऊपर एक बार वर्कआउट करिएगा। एक नया इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिखा, सो इसलिए आप लोगों के सामने शेयर कर दिया। ये क्लासेस हमारी 23 से लेके 21 से 23 के बीच में होंगी 6:30 बजे। आप लोगों से अर्निंग पूरी खत्म हो गई है तो अच्छे बुरे और टर्न अराउंड अर्निंग के ऊपर बातचीत करेंगे हम 21 से 23 के बीच में। तो आप वहां पर अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको शो के नीचे ही दिख जाएगा। और ये हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जिसके ऊपर हम आगे बातचीत करते ही रहते हैं। सो आज ये आंकड़े पढ़े, ये सारी चीजें सब देखना समझना, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ एक अच्छा नॉलेज शेयर हुआ होगा। चलो जी, अब शुरुआत कर लेता हूं सवाल जवाब के सिलसिले, क्योंकि होता क्या है ना, सबसे ज्यादा आईपीओ इन्हीं 3 चीजों पर आने लग गए हैं। सबसे ज्यादा सवाल रिन्यूएबल पर, हॉस्पिटल पर और ज्वेलरी पर। तो मैंने सोचा चलो इनके बारे में थोड़ी आरएनडी की जाए। आरएनडी करी तो ये आंकड़े आए, तो मैंने आपके सामने रख दिया। चलो जी, शुरू करते हैं। सर Dwarkesh Sugar has given me 45% gain. Would you continue holding a cyclical sector stock? Gradually, some capital into JK Cement, which corrected 30% in executing a large capacity expansion plan. देखो राजू साहब, पहले भी और अभी भी एक ही जवाब है, would you से कोई मैटर नहीं रखता। What will I do? It's my individual choice. I'll hold it till eternity. मैं अपने आगे अगली जनरेशन को पास ऑन कर दूंगा, मैं लूंगा ही नहीं शुगर, कुछ भी हो सकता है दोनों में। सो मेरे केस में आई एम अ डिफरेंट इंडिविजुअल, सो माय अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट एंड सेक्टर इज डिफरेंट। फॉर यू, आपने प्रॉफिट कमा रहे हो 45%। 45% प्रॉफिट मत देखो, 45% प्रॉफिट एक महीने में आ रहा है, ये भी देख लो। 7-8%, 10%, 15% साल में निकालने वाले फंड स्ट्रगल करते हैं। आप 45% महीने में निकाल के बैठे हो, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया आपका स्किल है जो आपने दिखाया है यहाँ पे। सो स्किल का इस्तेमाल करके आप चाहो तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक है। साइकिल मतलब घूमती रहती है, वो घूमते ही रहेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ये करते रहेंगे। आपको लगता है कि नहीं, हर नीचे वाली साइकिल को मैं खरीदूंगा, हर ऊपर वाली साइकिल को मैं बेच नहीं रहा हूं, होल्ड करूंगा। इट्स योर चॉइस एंटायरली। लेकिन फिर नीचे आए तो घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, ये होता ही रहेगा, ठीक है। और शुगर है, ये वैसे ही चलेगा। जो पहले बात हुई थी 32 से 40 वो हुआ, 40 से 50 वो भी हुआ, अब 50 से 60 भी जाएगा। बट हर बार ये नीचे झटके मार मार के जाएगा। और आपको भाई एक तरीका सिंपल है, नीचे 1000 खरीदो, ऊपर 800 बेचो, नीचे 1000 खरीदो, ऊपर 800 बेचो, ऐसे चलते रहो। कुछ समय बाद कुछ फ्री के शेयर पड़े रहेंगे, उनके साथ आप होल्ड करना। यू कैन नॉट इंजॉय द कंप्लीट राइड विद ऑल द शेयर्स, पॉसिबल ही नहीं है साइकिल में। सो इसीलिए बेस्ट है, आप घबरा जाओगे फ्री फंड में। तो बेटर यही है कि अगर आपको नहीं लगता तो आप प्रॉफिट बुक करते रहो। जेके ले रहे हो, दैट्स नॉट अ बैड डील, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसा मत सोचना कि ये इटर्निटी तक अब चलना शुरू हो गए और दोबारा वो लेवल नहीं आएंगे। शुगर है, ये बार बार झटके मार मार के ही चलेगा। ये पेपर टी, इसके बाद टी का भी नंबर आएगा, टी कॉफी भी ऐसे चलता है। सो ये सब ऐसे ही चलेंगे झटके मार मार के। अगर आपको मतलब इतनी कैपेसिटी है देन इट्स फाइन, एल्स इटर्निटी के लिए बैठे हो तो तैयार रहो नीचे की साइकिल के लिए भी। गुड इवनिंग सर, आईटीसी में लॉस है, क्या करना चाहिए? ऑल्सो मैंने टोलेंट टायर आईपीओ में मिला था बट मैंने निकाला नहीं, अब लॉस में, उसका क्या करें? इंतजार करो सलूजा साहब, क्या ही कर सकते हो। सर देखो, कंपनी कोई भी खराब नहीं होती, ठीक है। 2 ही 3 कंसर्न होते हैं। पहला, उसके नंबर खराब आ गए इसलिए वो नीचे आ गया। दूसरा, वो बहुत चला हुआ है इसलिए नीचे आ गया। तीसरा, उसमें कुछ हैंकी पैंकी चल रहा है इसलिए नीचे आ गया। चौथा भी होता है मेनी ए टाइम्स की उसकी साइकिल ही नहीं चल रही इसलिए वो नीचे पड़ा हुआ है। सो इनमें से कौन सी कैटेगरी में आप बैठे हो वो देख लो। देखो, टायर के इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट सब पे आया है, सीएट पे भी आया, एमआरएफ पे भी आया, जेके पे भी आया, अपोलो पे भी आया, सब पे आया। बट सब रिकूप कर गए। जैसे सीएट रिकूप कर गया, एमआरएफ रिकूप कर गया। कैसे? प्राइस हाइक कर दिया, 2%, 2.5% वीकली बेसिस पे 20-22% प्राइस हाइक कर लिया, उससे वो रिकूप कर गए। उनके मार्जिन वो सपोर्ट कर लेंगे, उतना इरोजन नहीं होगा। टोलेंट टायर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कौन कॉल क्या बोलती है, नंबर कैसे आते हैं, वो एक पार्ट। वैल्यूएशन समरी क्या है कि जब ये आईपीओ लाए थे तब भी बहुत महंगे आईपीओ पे आया था वैल्यूएशन वाइज पे, सो वहां फंस गए। रही बात आईटीसी की, सर आईटीसी कभी भी वो शेयर नहीं रहा है जिसको आप लो और ये आराम आराम से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन दे देगा। 5-1 साल में एक ऐसा साल गया है आईटीसी का जिसमें वो 50% चला है, बाकी साल वो शांति रहा है।
सो 50% ने उसका एवरेज खींच के 15-20% कर दिया होगा साल का CAGR, बाकी टाइम फिर वो शांत होकर बैठ गया। सो ये ऐसे ही रहेगा सर, ये धीरे धीरे चलेगा, फिर शांत होगा, फिर चलेगा, फिर शांत होगा। सो अगर आप में है इतनी कैपेसिटी, ये डिविडेंड प्लेइंग स्टोरी है, डिविडेंड पाते रहो, पोर्टफोलियो को स्टेबल रखो, चलता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर कि ये कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए बहुत चलेगा। कंसीडरिंग इसकी इक्विटी का साइज भी देखिए, 1300-1400 करोड़ के आसपास की इक्विटी है। सो वो इक्विटी को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो सर, इतनी बड़ी इक्विटी को चलाना इतना आसान नहीं होता। आपको लगता है कि इक्विटी मैटर नहीं रखती, बहुत मैटर रखती है, बहुत ज़्यादा मैटर रखती है मैनी टाइम्स। इक्विटी का डाइल्यूशन होते चले जाना, बड़ा होते चले जाना, अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो इसीलिए आप थोड़ा-सा उस पार्ट को भी ध्यान रखना। Sir, I want to invest 1 lakh for 2 year. Any good stock is available? Please tell. I am having only believe and hope from you. नीलेश साहब, आपकी होप को तोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मार्केट कभी भी, मतलब इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ फॉर एवरीवन एंड एनीवन जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर कोई शेयर बता दो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। सर एक बात बताओ, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। यू ईट, यू वर्कआउट, ठीक? यू अर्न, यू सेव। ऐसे ही चलता है बाजार, ठीक है? आपका मतलब ये नहीं है, ये कोई एक टाइम का प्रोसेस नहीं है कि मैं 2 साल के लिए करूंगा और फिर गायब हो जाऊंगा। सर ये मार्केट पेरेनियल है, इन्वेस्टमेंट पेरेनियल है, सेविंग्स पेरेनियल है, इंजॉयमेंट पेरेनियल है, वर्कआउट पेरेनियल है। ये सब पूरी जिंदगी चलते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। और जितना ज्यादा समय के लिए करते जाएंगे, उतना आपके शरीर को, आपकी जिंदगी को, आपके पोर्टफोलियोज को, आपकी हर चीज को सुकून आएगा। सो ऐसा मत करो कि 2 दिन के लिए मैं पैसा डाल दूं एक पार्ट। तो पैसा आपको कंटिन्यूअसली डालना है, 2 दिन नहीं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल डालते रहना है और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहना है अपनी जिंदगी की सहूलियतों के हिसाब से। एक पार्ट। दूसरा, अगर आपको इन्वेस्ट शुरू भी करना है, सो पहली और सबसे पहली चॉइस आपके लिए म्यूचुअल फंड ही होगी। शेयर तो मैं 10 बता सकता हूं जो बाबा रेल में या सीधा जेल में कर देगा, या तो रातों रात आप पार हो जाओगे, या बिल्कुल ही पोर्टफोलियो गायब कर देगा। ऐसे नाम होते हैं मेरे पास हमेशा, लेकिन कोई फायदा नहीं उन्हें बताने का, क्योंकि वहां पर रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका होएगा ही नहीं। क्योंकि गिरते हुए शेयर में आपको ये होप रहेगी कि ऊपर आएगा, और बढ़ते हुए शेयर में ये होप रहेगी और ऊपर जाएगा। सो ये होप कभी मरने नहीं देगा बाजार आपका। सो ऐसे ऐसा काम मत करो। बेस्ट इज स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड। कोई भी स्मॉल कैप फंड लो, मिड कैप फंड लो, फ्लेक्सी कैप फंड लो, एंड कीप योर इन्वेस्टमेंट एक्टिव। हर महीने महीने अपने इसी 1 लाख 2 लाख को आप 12 महीने या 24 महीने में बांट लो और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहो। एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग जब तक आपको बाजार समझ में ना आने लग जाए कि बाजार का नेचर क्या है। वोलेटिलिटी उसका हिस्सा है, पार्ट है, उतार चढ़ाव रहेगा ही। पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ये सब चीजें आपको जब तक आपके अंदर इम्बाइब नहीं हो जाएंगे तब तक करते रहो इसे। जिस दिन इम्बाइब हो गई उस दिन आपके पास पैसा भी होगा, रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी होगी, समझ भी होगी, और अब आप तैयार होंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में पैसा डालने के लिए। सो ऐसे मतलब T20 मत खेलो आके कि आज मैं खेलने आया हूं, मेरा मन कर रहा है, या ऐसी सिचुएशन है कि आज आप जिम में घुसे और एक ही दिन में 20 किलो मार जाओगे, कुछ नहीं होगा, मसल इंजरी हो जाएगी, कई सालों के लिए डैमेज हो जाओगे। सो ऐसा काम मत करो, शांति से धीमे धीमे आराम से इन्वेस्ट करो। मतलब होप दिस आंसर इज नॉट एज पर योर चॉइस, बट दिस इज द राइट आंसर व्हाट आई थिंक। सर बुक्ड धूत आईपीओ, इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग एचडीएफसी बैंक एंड सजेस्ट एनी अदर। ठीक है, मतलब आईपीओ बुक कर लिया, ये सही किया। एक काम तो ये है, उसके प्रॉफिट का हिस्सा चाहे तो आप एचडीएफसी बैंक में डाल सकते हो, एंड कैपिटल के हिस्से को शांत रखो, कुछ और अच्छी चीज आएगी तो ले लेना। प्रॉफिट से सर जितना पैसा आराम आराम से आप कहीं पार्क कर पाओ डिविडेंड पेइंग स्टोरीज के अंदर, उतना अच्छा है। नहीं समझ में आ रहा, बैंक ईटीएफ ले लो, गोल्ड ईटीएफ ले लो, कोई और ईटीएफ ले लो, लेकिन आराम से एटलीस्ट प्रॉफिट को सेव करो। कैपिटल प्रोटेक्शन, नेक्स्ट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। पहले कैपिटल प्रोटेक्शन जो आप कर रहे हो, एप्रिसिएशन देखते हैं क्या होता है। हाय सुमित सर, आफ्टर मीटिंग डॉक्टर फारूक पटेल, डिड यू कन्विक्शन ऑन केपी एनर्जी इंक्रीज, एनी की टेक अवे फ्रॉम इन्वेस्टर? देखो तिवारी साहब, 2-3 चीजें हैं जो अच्छी बुरी आपको पहले ही बताई हैं, फिर बता देता हूं। आज ही मैंने बात किया, ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं करी, क्योंकि जब भी मुझे खुद को लगता है कि अब सवाल पूछने का समय आ गया, मैं सवाल पूछता हूं, जिससे पूछना पड़े। सो मैंने उनसे बात किया और पूछा कि सर क्या है ये, मतलब क्या ही ऐसी बुरे फॉल आ रहे हैं। सो 2-3 चीजें जो उन्होंने मुझे मेंशन करी कि ऐसा हुआ है शायद। एक, नंबर्स में कोई, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, धंधा ठीक चल रहा है, ऑर्डर ठीक चल रहे हैं, एग्जीक्यूशन ठीक चल रहा है, सारी सिचुएशन वैसी ही चल रही है जैसी अर्निंग से पहले थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अर्निंग में ड्रॉप आया, Q1 के नंबर्स में ड्रॉप था,
सो एक तो वो, दूसरा क्योंकि मैनेजमेंट में बदलाव आप देख ही रहे होंगे। पहले आमतौर पे फारूक सर खुद आते थे अर्निंग्स के बाद कॉन कॉल में बैठने। इस बारी अफान आए थे जो उनके बेटे भी हैं और कंपनी की नेक्स्ट कमान भी संभाल रहे हैं। सो बाजार में कंसर्न ये उठ गया कि फारूक भाई ठीक हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे आगे टाइप्स। ये एक शायद कंसर्न मार्केट देख रहा है। तीसरा सेक्टर का ही डाउनफॉल है। आप आईएनए देखो, ये देखो, वारी देखो, सारी रिन्यूएबल में थोड़ी थोड़ी बिकवाली आ रही है। चौथा, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो बाजार ने कंसर्न के तौर पर उठाया भी है केपी ग्रीन और फारूक भाई के बीच में। सो उस पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि ये इसलिए है क्योंकि उनको टीम आईपीएल की टीम के लिए पैसे देने पड़ते हैं और वो उसे कंपनी से बिल नहीं कर पाते तो अपनी तरफ से दे रहे हैं। एक कंसर्न मार्केट यही मान रहा है कि वो अपने शेयरों की बजाय बाहर के शेयरों में पैसा डाल रहे हैं। सो उस पे भी उनका कहना है कि जो कंपनी उन्होंने खरीदी है वो O&M की कंपनी है और वो आगे चल के केपी ग्रीन के लिए कामकाज करेगी। सो इसके जवाब उन्होंने मुझे ये दिए हैं। रेस्ट एक दो कंसर्न मार्केट ये दिख रहा है कि कोई फंड नहीं है। अच्छी चीज़ ये कि उन्होंने नए सीएफओ साहब को लेकर आए जो कि ग्लेनमार्क से आए हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई नए सीएफओ हैं, ग्लेनमार्क में 20 साल बिता के आए हैं और एक्मे सोलर, ग्लेनमार्क जैसी कई कंपनियों में वो शामिल रह चुके हैं। सो पुराने नोन चेहरा है वो। दूसरा, एक वाइस चेयरमैन लेकर आए हैं जो कि पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में रह चुके हैं और बड़े बोर्ड्स को देख चुके हैं। सो ये दोनों चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। नए प्लान के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, लेट्स सी। सो अभी तक के लिए ग्रुप में जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं दोनों आपके सामने रख दिए हैं। करना क्या चाहिए आइडियली, ऐसा लगता है कि अभी तो वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। लेट्स सी ग्रुप का नेक्स्ट मूव क्या आता है, उसके हिसाब से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और अगर ये ज़्यादा खराब होगा तो ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस आपके लिए हेल्प करेगा। अगर ज़्यादा बेहतर होगा तो ऑब्वियसली आप नीचे बाय करोगे। सो इन दोनों हिसाब से आप कॉल लोगे। लेकिन अभी के लिए जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स मुझे मिले हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं। Sir, out of Vari Energies, PNG, Subros, which one to go monthly investment for long term? Also having BLS International 245 Ferry, only 16,000, about to hold. Sir, BLS को तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हो। इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बट अगेन ये सेम कहानी है वो जीना सीखो जैसी कि अच्छे नंबर्स आए लेकिन अच्छे नंबर आ भी रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, वैल्यूएशन भी अच्छे आ रहे हैं, बट अगेन शेयर थोड़ा चला हुआ है तो बाजार इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिकल है। शायद बाजार ने जैसे रिन्यूएबल था कि सस्ता था और बहुत समय से सस्ता रखा हुआ था उसको, क्यों शायद वो कुछ पहले से हिंट कर रहा था, वैसे कुछ हिंट ना कर रहा हो, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, नंबर अच्छे आ रहे हैं, अभी तो बने रहो, लेट्स सी। रही बात वारी एनर्जी, पीएनजी एंड सुब्रॉस में, सर वारी अगर आपके पास उबर लॉन्ग टर्म पेशेंट है तो, सुब्रॉस अगर मीडियम टर्म पेशेंट है तो, पीएनजी अवॉइड ही करो सर। पीएनजी बहुत ही स्लो शेयर है और वो डिविडेंड स्टोरी के लिए ज़्यादा अच्छा है। इक्विटी छोटी है इसलिए टूटता नहीं है, लेकिन अदरवाइज बहुत ही स्लो ग्रोथ है उसमें। बहुत सालों से उसे देख रहा हूँ, यही है, आराम आराम से चलेगा। सो उस हिसाब से आप देखना। सर आई हैव 2.5 लाख टू डिप्लॉय नाउ, शुड आई पुट इनटू नवकार, जेएसडब्ल्यू? अगेन वही सर, शर्मा साहब, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल चुके हो, अगर आपके पास सफिशिएंट लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, आपका रिस्क मिटिगेटेड है, आप मतलब ऐसा नहीं कि यही 2.5 लाख ही पूरा पोर्टफोलियो है, तो आप ये काम कर नहीं सकते। तब तो आप वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाइए और शुरू हो जाइए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वाले प्रोसेस में। और अगर आपके पास ये सब कुछ है और आप प्रॉपरली हेज्ड हो इन चीज़ों से, तो नवकार, जेके दोनों अच्छे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवकार सीम्स बेटर कंपेरेटिवली, वो माइक्रो कैप में आता है, एंड जेके सीम्स फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इट्स अ वंडरफुल पोर्टफोलियो स्टॉक। तो इन दोनों के हिसाब से आप कॉल ले सकते हो, बट अगेन पहला प्रोसेस वही है कि आप मिटिगेटेड हो कि नहीं हो, उसके हिसाब से आप काम करना। सर गोल्ड की ईटीएफ में एसआईपी स्टार्ट की है, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस की ईटीएफ भी ले सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? एनी गुड हॉस्पिटल स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म? मेरे पास फार्मा कोई स्टॉक नहीं है, बस ईटीएफ ही चल रहा है, तो ईटीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे फार्मा कवर होते हैं उसमें। बाकी ये और वो इप्का, लुपिन, इनके नाम बहुत टाइम से मैं लेता ही चला आ रहा हूँ। इवन जैक्सन पाल अच्छी कंपनी है वो भी, जाइडस बहुत अच्छी कंपनी है वो भी। सो ये कंपनियां अच्छी हैं, इनमें से कभी कोई अच्छे फॉल में मिल जाए नीचे तो आप देख सकते हो। रही बात डिफेंस की, सर डिफेंस के केस में ईटीएफ तब लेना जब डिफेंस में ना एक बड़ा ड्रॉप आपको दिख जाए। आप ईटीएफ की परफॉर्मेंस देख लो, हाई से कितना टूटा है, मिल जाए अगर 40-50% नीचे तो थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मत जाना, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक ना बहुत केस टू केस बेसिस पे चल रहा है। जैसे एचएएल के सामने रिलायंस आ गया,
या ए के सामने बी आके खड़ा हो जाए, कुछ नया बनाने लग जाए, कोई टेक्नोलॉजी चेंज आ जाए, कोई बड़ा केपेक्स करके बैठे हैं और वहाँ से कुछ आ नहीं रहा है। सो ये चीज़ें आती रहेंगी, इसलिए ऐसा मत करना। रही बात आपके तीसरे सवाल की, गोल्ड ईटीएफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। इससे आउटराइटली करो या जो प्रॉफिट इक्विटी से बनाओ उससे भी कर सकते हो कि आपने 100 रुपया लगाया, 120 बनाया, वो 20 रुपया आप ईटीएफ में डाल दो या 10 रुपये उसमें से ईटीएफ में डाल दो गोल्ड में, बाकी पैसे को कंटिन्यू रखो। सो ऐसा कर सकते हो, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, सो बने रहो आराम से। हाय सुमित सर, Natco is down 40%, Revlimid has faded. Do you think semaglutide and pipeline can drive the next growth cycle, making current level attractive for long-term investors? सर अभी के केस में तो इट्स टू अर्ली टू से वन। अभी तो इनका पहले फंड रेजिंग था, अभी वो फंड रेज हुआ है कि नहीं हुआ है, होने वाला था इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में, ऐसा कुछ था। तो पहले बार वो देख लेते हैं किस चीज़ से आ रहा है। नीचे से 2 बारी चल चुका है, सो थोड़ा सा तो काम होने दो उसको, क्योंकि हर शेयर सीएट नहीं होता ना कि बार-बार नीचे और बार-बार ऊपर पहुँच जाए। सो थोड़ा-सा वेट कर लो। एक बार को ज़रा लेट द स्टॉर्म पास, लेट द सिचुएशन सी कैसे नंबर, इस बार के नंबर ढीले ही थे। सो वो सब चीज़ें हो जाएँ, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए इसमें। सर ऋषभ इंस्ट्रूमेंट और करारो इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? ऋषभ इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। करारो इंडिया सर वैसे तो आईपीओ नया ही है, करारो इंडिया बहुत पुराना आईपीओ है नहीं। ऋषभ भी बहुत पुराना नहीं है इवन, लेकिन फिर भी ऋषभ के नंबर बहुत अच्छे थे। सो सिचुएशन वाइज वहाँ बेटर है, बट वो देखना कि रनअप कितना आया है कितना नहीं, वो पार्ट अकॉर्डिंगली मूव करेगा ये। इसके कितने तेज़ी आई है कितनी मंदी है, कि हाल में शेयरों में मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी रनअप आई है। सो जो रनअप आई है उस रनअप के हिसाब से आप कॉल ले लेना कि फिर आपको क्या करना चाहिए। अभी के लिए आउटराइटली इन दोनों के हिसाब से तो ये ठीक ही लग रहा है, तो देख सकते हो उसमें। सर गुड इवनिंग, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, विक्रम सोलर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। इंद्रप्रस्थ मेडिकल इज गुड शादाब साहब, इट्स वेरी गुड कंपनी। इनफैक्ट हॉस्पिटल के सबसे अच्छे वैल्यू वाइज में इंद्रप्रस्थ मेडिकल, जुपिटर लाइफ, आर्टेमिस, ये 3-4 नाम है। इवन यथार्थ भी पता चल गया थोड़ा सा, लेकिन कैच ये है कि ये सब के सब रीजनल प्लेयर हैं तीनों के तीनों। इन तीनों में सबसे वेल पोजीशन इंद्रप्रस्थ एंड आर्टेमिस है, क्योंकि आर्टेमिस के पीछे अपोलो का बैकिंग है और अपोलो टायर वालों का, और इंद्रप्रस्थ मेडिकल के पीछे अपोलो हॉस्पिटल का बैकिंग है। एक कंसर्न है कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल के अंदर सरकार की हिस्सेदारी है, नोएडा सरकार या दिल्ली सरकार की, तो वो दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी कहीं बिकने ना आ जाए कभी। वो एक पार्ट अगर आता है तो थोड़ा बहुत ओवरहैंग रहेगा उसका, लेकिन वैसे ही कंपनी अच्छी है। और क्योंकि अपोलो की बैकिंग है, सो लार्जेस्ट प्लेयर आपके पीछे खड़ा हुआ है, सो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है इन सब में तो एटलीस्ट। विक्रम सोलर और ये सब तो आपने भी सोलर का पूरा हाल देख ही लिया कि क्या ही हाल चल रहा है। सो अभी के लिए थोड़ा सा शांति बरतो, आने दो नीचे, फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। एक बार स्टेबल होने दो, साइकिल थोड़ी सी रिवर्स करने दो, फिर देखें। अभी के लिए सर रिन्यूएबल थोड़ा शांति रहेगा, जब तक आउट ऑफ साइट वापस नहीं आता तब तक के लिए थोड़ा वेट करो। नमस्ते सर, क्या एनएससीएल में बेस बन गया रिवर्सल हो गया? सर ये बेस बनना, रिवर्सल होना, बॉटम बनना, डबल बॉटम होना मुझे बहुत आइडिया है, होता नहीं है। ये थोड़े पढ़े लिखे लोगों की चीज़ है, मेरे को थोड़ी समझ कम आती है इसकी। इतना कह सकता हूँ कि एक अच्छी कंपनी है, अच्छे नंबर थे, 240 रुपये के आसपास नंबर्स आए, वहाँ से इसने एक साइजेबल फॉल दिखा दिया है। कमेंट्री स्ट्रॉन्ग थी। अगर ये यहाँ पर रुक जाता है और ठीक-ठाक रुका रहता है, सो हाँ, अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता है और नीचे आता है तो क्षमता रखिएगा और लेने की। सो इस तरह से अगर आप काम कर सकते हो तो फाइन, अगर नहीं कर सकते हो तो जो बेस या जो स्टॉप लॉस या जो सिचुएशन आपको दिख रही है, उसके हिसाब से काम करो। सर थैंक यू फॉर रोलेक्स रिंग, थैंक यू सर। सर जी प्रणाम, योर व्यू ऑन नेशनल प्लास्टिक। अच्छी कंपनी है सर, बस वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसलिए इसमें एकदम से स्विंग बड़ा दिखे, एकदम से नीचे आ जाता है। सो ये पार्ट कंसर्न है। वैसे कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। लो वॉल्यूम ट्रेड रहते हैं तो थिन वॉल्यूम से आप थोड़ा अपने आप को बचाना। एंड रही बात पीआईजीएल की, सर पीआईजीएल के नंबर ठीक थे, बहुत कोई ख़राब भी नहीं थे, बहुत कोई अच्छे भी नहीं थे, शांत है अभी तो। अगर स्टेबल रहता है यहाँ पर 110, 108, 105, देन तो इट्स फाइन। नहीं होता तो वही 85 जहाँ प्रेफरेंशियल था उसी दाम पे वापस आके फिर घूमेगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी के लिए नंबर आए थे, नंबर बहुत ख़राब नहीं थे, क्यू ऑन क्यू वीक थे, वाई वाई अच्छे थे, ऐसे नंबर चल रहे हैं इसके। सर थैंक्स फॉर बेटर फूड टोटल लॉस रिकवरी, काइंडली एडवाइस अहेड एंड कैन एवरेज स्लोली इन शीला फोम, इलेक्ट्रॉन एंड केपीआईटी। लोखंडे साहब पहले तो बेटर फूड के लिए शुभकामनाएं आप ही को, एंजॉय योर गेन्स।
रही बात शीला फोम, एलिकॉन की एंड केपीआईटी की, शीला एक बड़ा ड्रॉप दिखा चुका है और वेक्टर से पहले शीला नीचे आया था, उसने पहले रिकवरी दिखाई, फिर वेक्टर ने दिखाई है। सो शीला का रिकवरी फेज एक बारी खत्म हो चुका है, अभी के लिए शांत रहो, दोबारा नीचे आएगा तो फिर तो देखी जाएगी। एलिकॉन एंड केपीआईटी का भी एक बड़ा झटका तो केपीआईटी भी दे ही चुका है। अगर कहीं ये स्टेबल होने लग जाए और आपको लगे कि हाँ स्टेबल साइन आ रहे हैं, तब आप एक बार को एंटर कर सकते हो। बट अदरवाइज आउटराइटली सिर्फ इसलिए कि ये नीचे आ गया है ऐड कर लेना, ये मत लगाना। मतलब ये किसी भी शेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि ये नीचे आ गया है मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐसा मत करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों नीचे आया, कब तक नीचे रहेगा, कितना टाइम ऐसी रहेगा, कोई साइन दे रहा है रिवर्सल के या कुछ, उसके हिसाब से आप काम करो। लेकिन सिर्फ नीचे आ गया है ऐसे मत करना, उसके हिसाब से आप देख लेना। बाटा सही लग रहा है सर, इस बार के नंबर भी अच्छे आए थे। सो अभी के लिए तो एटलीस्ट आप बने रहो, ज़्यादा बेटर यही सिचुएशन रहेगी, फिलहाल तो बने रहना ज़्यादा बेटर है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लॉन्ग टर्म ठीक है दीपक साहब, बस वही है कि इसमें अभी तो क्यूआईपी आके गया है, और क्यूआईपी के बाद कैसे केपेक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रमोटर क्या करता है, होल्डिंग कहाँ तक लाता है, ये 2-3 चीज़ें हैं। वैसे कंपनी अच्छी है, लेकिन इसका बस एक ध्यान रखना कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वर्सेस नवकार, इनमें किस में ज़्यादा अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, उसके हिसाब से काम करना। कंपनियां दोनों ही अच्छी, दोनों खराब नहीं है, दोनों एक ही ग्रुप की हैं, दोनों ही पेरेंट और सब्सिडरी हैं। चलो जी, बाकी बातचीत अब आप लोगों से हुई कल सुबह 8 बजे। थोड़ा समय आज वो पढ़ाई लिखाई में निकल गया, उम्मीद है वो वर्थ रहा होगा आप लोगों के टाइम के। कोई भी निवेश कर रहे हैं या कोई भी थॉट प्रोसेस ले रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा। ये सारी जानकारी आप लोगों को सिर्फ जानकारी के तौर पे बताई गई है। कोई भी निवेश करिए, पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, चाहे यहाँ सुनकर, स्मॉल कैप में सुनकर, माइक्रो कैप में सुनकर, म्यूचुअल फंड में सुनकर, मेरी कहीं भी शक्ल देखकर आप लोग निवेश कर रहे हैं, तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, उसके बाद निवेश करिएगा। बाकी आप लोगों से मुलाकात हुई कल सुबह 8 बजे, जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके सवाल नहीं ले पाया बहुत बहुत माफ़ी, कल कोशिश करूंगा लेने की। कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मिस हो जाते हैं बस। बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से शाम सुबह कल। नमस्कार।